आज का जो ये सेशन है आप सब लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग जर्नी हो सकता है. यस, बिलीव मी, लाइफ चेंजिंग जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am introducing to you the speaker for today's evening. He is Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir. Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir is B.Tech from IIT Kharagpur. He started his journey with corporate. He was a senior manager in Steel Authority of India Limited, and then he came into education, and there was no turning back since then. Mr. Shashi Bhushan Tiwari sir has authored 7 books for physics, and these books are the most resourced books for JEE Advanced. JEE Advanced, which is deemed as one of the toughest exams and which is one of the dreaded exams for students who want to go into IITs. और वो सारे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बुक जो रेफर करते हैं वो शशि सर की करते हैं. डोंट बिलीव मी, आप सिर्फ गूगल करें शशि सर का नाम और यूट्यूब पे डालें, गूगल करें और देखें कि जितने टॉपर्स हैं, चाहे वो 2021 का टॉपर मृदुल अग्रवाल हो, चाहे वो चित्रांग मोरडिया हो, सारे के सारे टॉपर्स शशि सर की किताबें रेकमेंड करते हैं. इफ दे वांट टू गेट इनटू जेईई एडवांस एंड दे वांट टू गेट इनटू आईआईटीज, शशि सर की किताब जो है सबसे ज्यादा रिसोर्स किताब मानी जाती है. Shashi sir not only is a passionate educator, not only he is an author, he is a very good trainer, he is very good motivator, he dons many hats. तो आज हमारा प्रिविलेज है कि हम सब उनसे बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं. तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. First of all, I welcome you again on behalf of Momentum family, and I will try to tell you why exactly this session is important. ये सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको मेरी बातें सुननी चाहिए और उससे भी ज़्यादा अपने करियर को लेकर क्यों सोचना चाहिए. तो आइए समझते हैं कि हमारे लिए ये सेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने करियर को लेकर अभी से इस छोटी उम्र से सोचना शुरू कर दें. मेरी आवाज़ साफ आ रही है? So why this session is exactly important? Let me tell you few facts and figures first. ये इंडिया का 2024 का लेटेस्ट पॉपुलेशन पिरामिड है. इसमें एग्जैक्टली हर एज ग्रुप में कितना परसेंट हमारी आबादी का है ये दिखाया गया है. जैसे समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि 40 शायद, हाँ नहीं काम करता है ये 40-44 एज ग्रुप में आप देखिए 3.5% ब्लू कलर में मेल दिखाया गया है और रेड कलर में फीमेल पॉपुलेशन 3.3%. तो टोटल आबादी का 3.5% प्लस 3.3%, इतने परसेंट लोग, करीब 7% लोग की उम्र 40 से 44 के बीच में. इस स्लाइड को आप यहाँ पर देखिए, नीचे उसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ, पर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 के ब्रैकेट में देखिए, नीचे में देखिए जहाँ ये सबसे वाइड हो गया है, सबसे चौड़ा हो गया है. आप अक्सर आजकल अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन में सुनते हैं कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री. इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, वी हैव गॉट डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड वी आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ऐसा हम सभी लोग सुनते हैं और विश्वास भी करते हैं. यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए यंग कंट्री. 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, इस ब्रैकेट को देखिए, इसमें हमारी आबादी का सबसे बड़ा परसेंटेज है. इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम मुझे लगता है 19 तो नहीं होंगे, पर मेरे पास एज ब्रैकेट यही अवेलेबल है 10 से 14 और 15 से 19. तो इसी दो ग्रुप में कहीं लाई करेंगे, कोई 13 इयर्स का होगा, कोई 14 का, कोई 15 इयर्स का. इनको अगर आप जोड़ दें, ब्लू वाले को 4, 4, 8, 9 मान लीजिए, ये दोनों भी जोड़ दीजिए, लगभग 18%. 18% लोगों की उम्र 10 से 18-19 साल के बीच में. इसमें से एग्जैक्टली पिन डाउन करते हैं, आप बच्चों की उम्र 14 साल या 13 साल, 15 साल होगी शायद, दो मान लेते, 14-15 साल.
तो अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें कि हर 11 साल के भी उतने ही लोग हैं जितने 12 साल के, जितने 13 साल के, अगर ऐसे सोचें हैं तो लगभग 18% को 9 से डिवाइड कर दीजिए 2%, विच मीन्स अगर आप 14 साल के हैं तो हिंदुस्तान में इस समय 2% आबादी 14 साल की है, मोटा मोटी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर आप 15 साल के हैं तो हिंदुस्तान की आबादी का 2% 15 साल की उम्र का है। और 2% कितना बड़ा नंबर है। आज इंडिया की पॉपुलेशन करीब 144 करोड़, 140 का 2% 2.8 करोड़। तो आप इससे ये समझें कि आप में से कोई भी एक बच्चा, चाहे वो 14 साल की उम्र का है या 15 साल का या 13 साल का, अगर उसके पीयर्स को देखें, उसके कॉम्पिटिटर्स को देखें जिनसे उसे compete करना है, तो उनकी संख्या कम से कम 2.5 से 3 करोड़ है। आप में से हर एक बच्चे का कॉम्पिटिटर आज की तारीख में 2.5 से 3 करोड़ लड़का है जो आप ही की उम्र का है। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, अगर आप 10 से 20 साल की उम्र में लाई करते हैं तो आपके उम्र के बराबर उम्र के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान में इस समय, उनसे आपको compete करना है। सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये भर लीजिए। कुछ और फैक्ट्स की तरफ आते हैं। The level of unemployment in India increases with higher education. 10th क्लास पास करके अगर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे तो 10th क्लास पास लोगों को जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट मिलती है, काफ़ी सारे लोगों को, शायद 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। लेकिन आप 12th पास करके जब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे तो वो परसेंटेज 50 हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए और अब आप अपने योग्य एम्प्लॉयमेंट ढूंढने जाएंगे, आप कोई ऑफिसर का पद चाहेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की संख्या और कम हो जाती है। ये इंडिया में देखा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। इस बात को समझिए, संभावना कम होती जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर ग्रेजुएट्स अंडर 25 इज, मैंने थोड़ा सा, मुझे लिखने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। एक्चुअली ये डेटा 44% है, मैंने लिखा जस्ट अबाउट 40%। दैट मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 40% ग्रेजुएट्स को आज की तारीख में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है, आज की हकीकत है। जिस तरह की स्किल इंडस्ट्री को चाहिए उस तरह की स्किल हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो स्किल सेट्स आर मिसिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज that is students realize that they are unemployable only in last year of their college. College means graduation. Here by saying college I mean graduation. जब लड़का ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या लॉ कर रहा हो या कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हो, ऑलमोस्ट आखिरी ईयर में जाके उसको रियलाइज होता है कि उसने तो कुछ भी नहीं सीखा और इंडस्ट्री में उसके योग्य कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये कोई भी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इन सारी बातों को सब्सटेंशिएट करता हुआ गवर्नमेंट डेटा आपको मिल सकता है। आप थोड़ा सा गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। इन सारी बातों को सब्सटेंशिएट करता हूं, मैंने उसको सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। ऐसी स्थिति में हम सभी लोग बैठे हैं बच्चों, और इसके साथ एक और डेटा मैं आपको ऐड कर दूं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर साल करीब करीब 1.5 करोड़ लोग 12th का एग्जाम देते हैं। 1.5 करोड़। और अल्टीमेटली उसमें से ग्रेजुएशन के लिए कितने जाते हैं इसका डेटा मेरे पास नहीं है, पर जो ग्रेजुएट हो पाते हैं उनकी संख्या, जो पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनकी संख्या 30 लाख के आसपास है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं जस्ट आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। एक तो आप जिस किसी एज ग्रुप में हो, 2 करोड़ कॉम्पिटिटर हैं और एम्प्लॉयमेंट की ये दशा है। आज के हिंदुस्तान की यही स्थिति है और यही वजह है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए। अंत तक बने रहिएगा, हिलिएगा मत, मेरी पूरी बात सुन के ही जाइएगा। ये सेमिनार एक मार्केटिंग एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, कुछ बातें मैं अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी करूंगा डेफिनेटली, लेकिन वो भी आपको कुछ जानकारी ही देके जाएगा। बट मोस्टली मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसको समग्रता से सोचिएगा।
हम सभी लोगों की चाहत क्या है, हम सभी लोग क्या चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों करियर को लेके कॉन्शियस होते हैं? बड़े सभी आंसर दे सकते हैं। पैसा चाहिए सबको, प्रसिद्धि चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए और रेस्पेक्ट चाहिए। ऑब्वियसली शायद मैं एक आध चीज़ों को मिस कर गया हूं तो आप ऐड कर लीजिए अपनी तरफ से, बट मोस्टली हम इन्हीं चीज़ों की चाहत में पढ़ाई करते हैं। किसी दिन मेरे एक दोस्त से चर्चा हो रही थी, बड़े मृदुभाषी स्वभाव के हैं, और मैंने उनको बताया कि मैं आईआईटी और नीट की कोचिंग चलाता हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर शशि एक बात बताओ कि अगर अखबारों में ये खबर छपनी बंद हो जाए कि आईआईटी से इतने बड़े बड़े सैलरी पैकेज मिलते हैं बच्चों को, इतने सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलता है, ऐसी खबरें न प्रकाशित की जाएं, तो तुम्हारी कोचिंग में आईआईटी के लिए पढ़ने वालों की संख्या क्या रह जाएगी? मैं निरुत्तर हो गया। सच्चाई ये है कि शायद एक भी बच्चा मेरे पास नहीं आएगा। सभी को पैसा चाहिए, सभी को खुशियाँ चाहिए, और खुशियों के लिए पैसा एक अहम टूल है। आप सभी भी शायद इसीलिए यहाँ आए हैं। मैंने जो आपको इनविटेशन कार्ड दिया, जो इस प्रोग्राम के लिए प्रचार सामग्री दी, उसमें भी ये लिखा कि आप फ्यूचर के करियर ऑप्शन के बारे में जानिए, ये जानिए कि कहाँ ज़्यादा कमाई का मौका है। मुझे पता था तभी आप आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चलिए, कुछ लोगों को मेरी बात छू गई और वो यहाँ तक आ गए। ऑफ कोर्स इन सभी चीज़ों के लिए हम पढ़ते हैं और काम करते हैं। पढ़ाई करने के बाद साधारणतः एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 1 लाख घंटे काम करता है। हाँ, 1 लाख घंटे काम से मेरा मतलब है धनोपार्जन के लिए, पैसे बनाने के लिए जो हम काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, वो करीब करीब 1 लाख घंटे होता है। मैथ बहुत ही सिंपल है। आप 8 घंटे हर दिन काम करते हैं, हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, साल में 52 हफ्ते होते हैं, और लगभग 40 साल काम करते हैं। आज के युग में लोग 65-70 साल तक काम करते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1 लाख घंटे हो जाते हैं। तो आप 1 लाख घंटे तक काम करेंगे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये एक सत्य है, अकाट्य सत्य है। वो 1 लाख घंटे बहुत बड़ा समय अवधि है। वो अगर मज़ेदार ना हो, उसमें कमाई बढ़िया ना हो, आपका मन न लगे, तो जीवन कैसा नीरस सा हो जाएगा, सोच के देखिए। तो ये 1 लाख घंटे आपके मज़ेदार भी होने चाहिए और आपके पास खूब नोट भी आने चाहिए, तभी आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। इन 1 लाख घंटों को मज़ेदार बनाने की कोशिश में सभी लगे हैं, और आज का ये सेशन आपके इसी प्रयास में एक स्टेप है। जस्ट एक इंफॉर्मेटिव सेमिनार है जिसमें से आप कुछ जरूर लेकर जाएंगे। कंपटीशन था, ऑफ कोर्स हमेशा था, है और आगे भी रहेगा। जैसा मैंने बताया कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपके एज ग्रुप में कम से कम 2 करोड़ कॉम्पिटिटर हैं आपके, याद रखिएगा। इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप सभी आए दिन ये समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की दुर्गति है। एक तरह से देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, या तो हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दें, आज की जो व्यवस्था है उसमें ये संभव होता हुआ दिखता नहीं। मुझे एक दिन अनायास ख्याल आया कि इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि लोगों को ही एक्सपोर्ट कर दिया जाए। 2 करोड़ रोजगार तो हम दे नहीं पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सपोर्ट करो, जिससे लोग बाहर जाके रोजगार करें और हमारे पास रोजगार मांगने वालों की संख्या कम हो जाए। इसके अलावा मुझे तो कम से कम कोई उपाय, संभावना नहीं दिख रही आने वाले समय में। दैट मीन्स कंपटीशन था, है और रहेगा नहीं, बढ़ेगा। इस बात को हमेशा मन में रखिएगा। अभी आप बच्चों के लिए, जैसे आप 10th क्लास पास होने वाले हैं, उसके बाद इमीडिएटली जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने होगा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाएं, और 12th पास होने के बाद किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। ये आपके सामने इमीडिएट फ्यूचर में सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसका सही आंसर आपको ढूंढना है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं अगले चैप्टर पे जाने के पहले। हम मोमेंटम हर साल अपने कोर्सेज में एडमिशन के लिए टैलेंट रिवार्ड कम एडमिशन टेस्ट नाम का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। इस साल ये एग्ज़ाम
बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। इसी महीने में 29 सितंबर को ये एग्ज़ाम है, और अगर 29 सितंबर को आप नहीं अपीयर हो पाए तो 6 अक्टूबर को भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम 29 सितंबर और 6 अक्टूबर दोनों दिन आप 11 बजे सुबह से दे सकते हैं, या आप चाहें तो 2 बजे दोपहर में भी दे सकते हैं। आपको जो एक फ़ोल्डर दिया गया है, यहाँ आए होंगे तो आपको एक फ़ोल्डर मिला है, उसको खोल के देखेंगे तो उसमें इस एग्ज़ाम का एक फॉर्म भी दिया गया है। उस फॉर्म को आप भर के हमारे ऑफिस में जमा कर सकते हैं या आज ही जमा कर सकते हैं। अगर आप आज जमा करते हैं तो साधारणतया इस एग्ज़ाम की फ़ीस 200 रुपये होती है। आज जो लोग इसको जमा करेंगे फॉर्म को, उनके लिए सिर्फ 100 रुपया होगा। अगर आप किसी वजह से अभी 100 रुपया लेकर नहीं आए हैं तो आप घर जाके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक QR कोड भी दिया गया है आपको आपके पैकेट में, उसको स्कैन करने से आप डिजिटली फॉर्म को भर सकते हैं और वहीं पे आप डिजिटली पे करके 100 रुपये में इस एग्ज़ाम में शामिल होना सुनिश्चित कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में शामिल होना क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मैं कल से कॉम्पिटिटिव हो जाऊंगा ऐसा नहीं होता। कॉम्पिटिटिव होना एक आदत होती है, उस आदत को डालना शुरू कीजिए। इस एग्ज़ाम को देने से आपको पता चलेगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी डिमांड किस तरह की होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस में ही रहकर कैसे घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आभास पाने के लिए इस एग्ज़ाम को दीजिए, और ऑफ कोर्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से, इसमें अच्छा करने से आपको हमारे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, साथ में हमारे कोर्स की फ़ी में काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप भी पाने का अवसर होता है। तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली 10th क्लास के बाद आप सभी बच्चों के पास 3 ऑप्शन होते हैं प्राय। या तो आप साइंस पढ़ो, या कॉमर्स पढ़ो, या फिर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। यस, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो और ह्यूमैनिटीज़ पढ़ो। अब हम कैसे डिसाइड करें कि मुझे साइंस पढ़ना चाहिए, कॉमर्स पढ़ना चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, पर किस प्रकार से आपको सोचना चाहिए ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल बता सकता हूँ। अगर किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट में एकदम डीप इंटरेस्ट है, तब तो उसको न मेरी सुननी चाहिए ना किसी और की सुननी चाहिए, फिर उसको वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। उस बच्चे को एक्सक्लूड इसलिए कर दे रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि ऐसे प्राय बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको इस उम्र में 10वीं की पढ़ाई के बाद एग्जैक्टली पता हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका एक्सपोजर लिमिटेड है। उन्होंने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ना पढ़ा है ना सुना है, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना चाहिए। अभी बहुत से बच्चों से मैं पूछूं कि इंजीनियरिंग करनी है, कौन सा इंजीनियर बोलोगे, तो बोलेंगे कि हवाई जहाज इंजीनियर है, ड्रोन बनाएंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बगैर ये समझे कि उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी है। तो अभी आपको एग्जैक्टली एक्सपोजर नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि आप ये डिसीजन ले सकें, पर फिर भी किसी को कोई सब्जेक्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट है किसी वजह से भी, किसी को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली उसको पढ़ना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम किन बिंदुओं पे विचार करके ये निर्णय लें, इस पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर क्लास 10th। सबसे पहले ये देखते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते हैं। हमें क्या करना चाहिए इस पे बाद में आते हैं, बट हम यूजुअली करते क्या हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट और करियर का चॉइस हम कैसे करते हैं, हम किस आधार पे करते हैं। साधारणतः आप देखेंगे कि कन्वीनियंस, कही सुनी बातें, रिलेटिव्स की, पड़ोसियों की, और फ्रेंडशिप, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको बगैर सोचे एक डिसीजन दिला देती हैं। ऐसा होते हुए मैं देखता हूं, हर साल देखता हूं। क्लास 10th के बाद घर में चर्चा चल ही रही है कि बच्चे को कॉमर्स पढ़ना है या साइंस, तब तक बच्चे ने कहा कि मेरे अमुक फ्रेंड कॉमर्स पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भी कॉमर्स पढ़ूंगा, या मेरे फलाने फ्रेंड मैथ साइंस ले रहे हैं इसलिए मैं मैथ साइंस लूंगा, या आपके रिलेटिव्स या किसी नेबर ने आके आपको समझा दिया कि देखो शर्मा जी और वर्मा जी के बच्चों ने इंजीनियरिंग किया और कितना अच्छा सेट हो गए, इसलिए आप भी बच्चे को मैथ्स पढ़ाओ। इस तरह की बातों को आधार बनाकर हम अक्सर निर्णय ले जाते हैं। या कन्वीनियंस से मेरा मतलब है कि मैं फला स्कूल में पढ़ता हूं और उस स्कूल में मुझे मैथ्स नहीं मिल रहा है, बायो मिल रहा है, चलो बायो ले लेते हैं, कहाँ स्कूल चेंज करेंगे, या साइंस नहीं मिल रहा है, चलो कॉमर्स मिल रहा है उसी स्कूल में, वहीं रह जाते हैं, वही पढ़ लेते हैं। तो इस तरह के
चीजों पर आधारित होकर हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले लेते हैं और गलती कर जाते हैं। आप सिर्फ करते हैं ऐसा नहीं, मैंने भी अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं। आप कभी मुझसे मिलिएगा, मैं बताऊंगा। मैं अभी प्रोफेसर साहब को बता रहा था कि मैंने भी ऐसी गलती की है, तो हमसे ये गलतियां होती हैं। लेकिन किन चीजों को आधार बनाकर हकीकत में हमें निर्णय लेना चाहिए, किन बेसिक बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है, इनकम ऑफ कोर्स, इस जो पढ़ाई में पढ़ने जा रहा हूं उसमें कितनी कमाई होगी, और कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए, इंटरेस्ट, मैं खुद अपनी बातों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपकी उम्र के बच्चों को प्राय नहीं पता होता है कि उनका इंटरेस्ट कहां है, उनका एक्सपोजर नहीं होता है। पर फिर भी किसी को अगर पता है तो उसे जरूर उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा वीडियो गेम्स खेलता है इसलिए कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं इंटरेस्ट का अर्थ, तो फिर से आप गलती करेंगे। इंटरेस्ट मतलब सब्जेक्ट को समझने में कितना इंटरेस्ट है आपको। वो कंप्यूटर गेम बना कैसे, क्या आप ये समझते हैं, और क्या उसको समझने में आपकी बड़ी दिलचस्पी रहती है, तो जरूर आपको उस तरफ सोचना चाहिए। नहीं तो वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलता है ये सोचकर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने की सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका इंटरेस्ट, आप जो करियर ऑप्शन, जो सब्जेक्ट चुनने जा रहे हैं उसमें आगे चलकर आपकी कितनी कमाई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर मैं थ्रस्ट देना चाहता हूं आज है वह है कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। कि जिस सब्जेक्ट को, जिस करियर को मैं अपनाना चाहता हूं उसमें कितना कंपटीशन है। हो सकता है बहुत कंपटीशन हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी अपरंपार हैं, तो शायद मुझे उसमें कूद जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि भरमार है कंपटीशन की, जबरदस्त कंपटीशन है, और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, तो मुझे हिचकना चाहिए। इस आधार पर निर्णय लेना कारगर होगा यदि आप अपने इंटरेस्ट को लेकर क्लियर नहीं हैं तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आइए समझते हैं इसको। अगर आप ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि आप 12वीं के बाद 10वीं के बाद ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट चुनते हैं। हालांकि जबलपुर में बहुत कम स्कूलों में ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट ठीक है, मान लेते हैं कि आपने तय किया कि आप ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, ह्यूमन बिहेवियर की बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, नो डाउट अबाउट इट। करियर ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं आज के युग में। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कितने लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे? कंपटीशन वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। कंपटीशन कितना है हिंदुस्तान में, शहर गांव सभी की आबादी को मिलाकर 10वीं के बाद जो लोग 11th-12th की पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा 12th का एग्जाम 1.5 करोड़ लोग देते हैं, उसमें से लगभग आधे लोग 50% ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं। कितना बड़ा कंपटीशन है सोचिए। और फिर वहां अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वहां पे। शायद काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो 5-10 हजार क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूं। तो लाखों लाखों लोगों का कंपटीशन, बहुत अच्छा करियर बन सकता है नो डाउट अगर आप एक्सेप्शनल हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। और यही वजह है कि आपको अगर ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट में डीप इंटरेस्ट नहीं है तो उस ओर शायद नहीं जाना चाहिए। यहां कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि तुम आईएएस बनना चाहते हो तो ह्यूमैनिटीज पढ़ो। इस तर्क में बहुत बड़ा फ्लॉ है। आइए, आज की तारीख में आईएएस और आईपीएस बनने वाले 50% से ज्यादा इंजीनियर्स हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है कि वो इंजीनियर्स एंथ्रोपोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेकर आईएएस बन जाते हैं, लेकिन पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की। आईएएस बनना हो, बैंक पीओ बनना हो, इवन लॉ पढ़ना हो, तो भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। और वो एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू से ही ह्यूमैनिटीज पढ़ने वालों में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटी कमजोर हो जाती है। तो जो बच्चे 10th के बाद से ही ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं उसमें से कितने लोग रियली आईएएस आईपीएस बन पाते हैं? उसका डेटा आप ढूंढ के देखिए, बहुत कम। ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट बनाकर आईएएस बनना एक अलग चीज है, लेकिन 10वीं के बाद से ह्यूमैनिटीज पढ़ के आईएएस बन जाना एक अलग चीज है। और बन भी गए तो कितने आईएएस बनते हैं हर साल।
तो यहां पे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं एक समझदार आदमी हूं, मेरा कोई डीप इंटरेस्ट नहीं है इन सब्जेक्ट्स में, मैं कभी इस ओर नहीं जाऊंगा। दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है वो है कॉमर्स का, जिसमें आपको ऑफ कोर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड बिजनेस पढ़ाया जाता है। और कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे अक्सर ये एम लेकर चलते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, या शायद कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊंगा। आप में से कई लोगों के रिलेटिव हो सकते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में जॉब करते हैं और उनकी सैलरी रियली में बहुत बड़ी होती है। तो उनको देखकर सुनकर आपके मन में ये इच्छा जग सकती है कि नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाऊंगा, इसके लिए मुझे कॉमर्स पढ़ना चाहिए। अच्छा विचार है, पर फिर से यहां पे आते हैं अपॉर्चुनिटीज वर्सेस कंपटीशन पे। तो जैसा मैंने कहा कि जितने लोग 12th का एग्जाम देते हैं उसमें लगभग 50% ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, और बाकी जो 50% बच गए उसमें आधे कॉमर्स वाले और आधे साइंस वाले। ये बिल्कुल मोटा मोटी मैं क्लासिफिकेशन दे रहा हूं। तो अगर हम 1.5 करोड़ के संख्या पे जाएं तो 75 लाख ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, और बाकी जो 75 लाख बच गए उसमें से आधे आधे 35 लाख 40 लाख के आसपास साइंस और कॉमर्स पढ़ने वाले होते हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जरा समझते हैं। आज हिंदुस्तान में हर साल करीब करीब 12 से 15 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। हर साल 12 से 15 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। कंपनी सेक्रेटरी इसका अभाव है कहते हैं, हिंदुस्तान को और कंपनी सेक्रेटरी चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है कि 2047 तक, 2047 पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रहा हूं मैं, 2047 तक सरकार का टारगेट है कि देश में 3 मिलियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बना देने हैं। 30 लाख ये टारगेट है, पता नहीं कितना होगा, पर आज की तारीख में हर साल 12 से 15 हजार सीए बनते हैं, 2.5 से 3 हजार कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे मैं बाद में आता हूं, अभी उसको आप किनारे कर दीजिए 1 मिनट के लिए। ये दोनों मिलाकर 20 हजार भी नहीं हुए। हाल का न्यूज आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, आप भी गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। पिछले साल 2023 में इंडिया के जितने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने टोटल 1,23,000 रिक्रूटमेंट करी है। 1,23,000। इसमें छोटे मोटे क्लरिकल जॉब से लेकर बैंक पीओ वाले, मैनेजरियल लेवल के पोस्ट सब शामिल है। क्लरिकल लेवल के जॉब्स को 1 मिनट हटा देते हैं, जो बढ़िया एकदम टिप टॉप वाले जॉब होते हैं 25,000 मान लेते हैं। 25,000 वो, और 20,000 ये मान लेते हैं सीए और सीएस। 45,000। ठीक, 45,000 बहुत टॉप क्लास जॉब्स अवेलेबल हैं अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करते हो। कंपटीशन उतना ही है जितना साइंस वालों का है। करीब करीब 35 से 40 लाख लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, 35 से 40 लाख लोग साइंस पढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज कितनी? 40,000। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मैंने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये सुनने में कॉमर्स का फील्ड लगता है, पर हकीकत में है नहीं। यहाँ पे भी जो रूल करने वाले लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं आज की तारीख में। उसमें कॉमर्स ग्रेजुएट्स आपको बहुत कम संख्या में मिलेंगे, और उसको इसलिए भी किनारे कर दिया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत खींच लूंगा मैं तो शायद 5,000, तो सब मिला देंगे तो 50,000 मान लीजिए। 50,000 बढ़िया नौकरियां, और कंपटीशन 35 से 40 लाख लोगों के बीच में। ह्यूमैनिटीज में स्थिति इससे बुरी थी, कॉमर्स में थोड़ी स्थिति सुधर गई। तो अगर आप बिल्कुल डिसाइडेड नहीं हैं, आपको कोई सब्जेक्ट में विशेष रुचि नहीं है, तो ह्यूमैनिटीज आपकी शायद पसंद नहीं होनी चाहिए। कॉमर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ उतनी नहीं है जितनी अल्टीमेटली साइंस में है। और यही वजह है कि हर अच्छा बच्चा जो स्कूल में बढ़िया करता है वो शायद ही आपको कॉमर्स लेता हुआ या ह्यूमैनिटीज़ लेता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसको ये फीडबैक है कि साइंस में बेहतर करियर बनता है। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ? आर यू ऑल विथ मी? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है? वाह, बहुत बढ़िया।
श्रीकांत जी थोड़ा किसी को बोलिए पानी पानी। अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस पढ़ने वाले 11th 12th में, हाँ थैंक यू, साइंस पढ़ने वाले बच्चे अक्सर इंजीनियरिंग को अपना करियर ऑप्शन के रूप में चुनते हैं, या शायद डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कुछ लोग, बहुत थोड़े से लोग हार्डकोर साइंटिस्ट, प्योर साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। कंपटीशन तो मैं लगभग बोल चुका कई बार, 35 से 40 लाख लोग मान लीजिए। अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। 2000 इस साल आप सभी लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अखबारों में, न्यूज़ में, टीवी चैनल पे देख रहे होंगे कि इवन आईआईटी में पढ़ने वाले लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है। ऐसा होता है 8-10 साल में कभी कभी होता है, तो दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, बट उसके बावजूद मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ। 2022 में हिंदुस्तान में सिर्फ आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में 6 करोड़ लोगों को, आई एम सॉरी, 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली। थोड़ा एक्साइटेड हो गया, 6 करोड़, 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली 2022, सिर्फ आईटी सेक्टर, ये कंप्यूटर रोल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, इन इंजीनियरिंग्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। एकदम व्हाइट कॉलर एसी में बैठने वाला जॉब, उसकी बात कर रहा हूँ। 2022 में 6 लाख लोगों को भारतवर्ष में आईटी सेक्टर में जॉब मिला। 2023 में ये संख्या थोड़ी घट गई, 4.5 लाख पे आ गई। और जैसा कि आप इस साल बदहाली की कहानियां लगातार सुन रहे हैं, इस साल ये संख्या 2 से 2.5 लाख के बीच में सिमट कर रहने वाली है। बुरा साल है ये, 2 से 2.5 लाख। आईटी सेक्टर की सिर्फ बात कर रहा हूं, उसमें आप बाकी दूसरे जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स होते हैं उनकी नौकरियों को जोड़ दीजिए, मोटा मोटी 50,000 मान लीजिए आप। तो बुरे साल में 2.5 लाख प्लस 50,000 3 लाख, और बहुत अच्छे साल में 6-7 लाख। प्लीज ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर उतने ही हैं जितने कॉमर्स पढ़ने वालों के हैं। कॉमर्स पढ़ने वालों के पास बहुत अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब की संख्या बहुत खींच लें तो 50,000 साल में, और यहां बहुत बुरा दिन हो, बुरा साल हो तो 3 लाख कम से कम। और जो प्रोजेक्शन है, ये बहुत ही बुरा साल है, एक्सेप्शनली बुरा साल है, इसको किनारे कर दीजिए। तो हकीकत में आप जब बच्चे पढ़ के निकल रहे होंगे तो स्थिति ऐसी नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, कम से कम 10 लाख लोगों को, ये नई टेक्नोलॉजी फील्ड्स आने से मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा, कम से कम 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी हर साल इस फील्ड में, इंजीनियरिंग में। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मेडिसिन, आज की तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी एमबीबीएस के लिए कॉलेजेस हैं, अभी एग्जैक्ट डेटा पे मैं आऊँगा, पर तकरीबन हर साल 1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं। हमें और डॉक्टर्स चाहिए। एक्चुअली एज पर आवर पॉपुलेशन हमें ऑलमोस्ट इससे 3 गुना रेट से डॉक्टर बनाने चाहिए। जो अभी हम बना रहे हैं उससे 3 गुना रेट से डॉक्टर बनाने चाहिए। भारत सरकार भी, आप आए दिन सुनते होंगे, नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, नए नए प्रकार के कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लॉन्च करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स की संख्या आज की तारीख में हर साल 1 लाख। अच्छा, ये जो 1 लाख हैं इसको भी जोड़ दीजिए पुराने वाले में ही, क्योंकि ये तो साइंस वाले ही है ना, तो और आने वाले सालों में कम से कम ये 2 से 3 लाख लोग होंगे। तो गिरती हालत में 10 से 12 लाख लोग हर साल बहुत बढ़िया नौकरियां पाएंगे अगर साइंस पढ़ते हैं आप, आउट ऑफ 35 to 40 lakhs। कॉमर्स मैक्सिमम 50,000। मैं क्लरिकल जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। और ह्यूमैनिटीज बहुत मुश्किल है, बहुत कम है संख्या वहां। यही वजह है कि बच्चे अगर डिसाइडेड नहीं हैं और मैथ्स थोड़ा भी रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि मैथमेटिकल एबिलिटी एवरेज से अच्छी है, उनको साइंस ही पढ़ना चाहिए। ये कंक्लूजन है मेरा। अगर आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त, आप डीपली उसमें इन्वॉल्व हैं, वही पढ़िए।
वैसे तो आपका इंटरेस्ट अगर चेस खेलने में है तो आप चेस खेलिए, ये सब छोड़ दीजिए। क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है तो वही कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। डांसर बहुत अच्छे हैं वो कीजिए, गाना बहुत अच्छा गाते हैं वो कीजिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप में जरा भी मैथमेटिकल एबिलिटी है, अच्छी एबिलिटी है, अबव एवरेज आप अपने आप को आंकते हैं, तो आपको साइंस की ओर रुख करना ही चाहिए। थोड़ी बेहतर मैथमेटिकल एबिलिटी होना मेडिसिन पढ़ने के लिए भी जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एकदम कमजोर मैथ वाले बच्चों को उस तरफ भी नहीं जाना चाहिए, रिस्की हो जाएगा। ये एक बात याद रखिएगा। आगे आता हूँ, अभी समझाता हूँ कैसे। कुछ करियर फील्ड ऐसे हैं जो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी, साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, कुछ भी पढ़ा हो, आप ये सब तो बन ही सकते हो। आप लॉयर बन सकते हो, आप MBA कर सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, आप मास मीडिया में जा सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप सिविल सर्विसेज मतलब IAS IPS बन सकते हो, और आप डिफेंस में भी जा सकते हो, आर्म फोर्सेस में भी जा सकते हो। इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, लेकिन ये जस्ट सुनने में लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां भी देखिएगा, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लैट नाम का एक एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, जिससे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जो हमारे देश की टॉप मोस्ट लॉ पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आपको कैट जैसा, कॉमन एडमिशन टेस्ट जैसा एक एग्जाम देना होता है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम UPSC कंडक्ट करती है, वो एग्जाम आपको फेस करना पड़ता है। आप आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहते हो तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्जाम होता है, वो आपको फेस करना पड़ता है। इन सभी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट सर्टेनली होता है। भले ही आप लॉयर बनना चाहते हो, लेकिन अगर आपकी जीरो मैथमेटिकल एबिलिटी है तो आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे क्लैट का एग्जाम। कैट तो छोड़ ही दो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाती है। वहां भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, वो जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन उसमें भी आप नहीं कर पाओगे। NDA, अरे डिफेंस में डिफेंस ऑफिसर बन जाएंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, पर वहां भी एक रेस्ट्रिक्शन है। NDA का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 3 साल पुणे के पास खड़गवासला में पढ़ाया जाता है, और चौथे साल में आर्मी वालों को अलग पढ़ाया जाता है, एयरफोर्स वालों को अलग और नेवी वालों को अलग। वहां एक रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपने 11th-12th में साइंस मैथ नहीं पढ़ी है तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हो, आप एयरफोर्स में और नेवी में नहीं जा सकते। तो वहां भी एक रेस्ट्रिक्शन आ गया, वहां आपकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई। अगर आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है, कमजोर हो गई अपॉर्चुनिटीज। तो ये सारे कॉमन करियर ऑप्शंस हैं, जिसमें हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत सारे, जैसे कैट हो गया, UPSC हो गई, इन एग्जाम्स को दे सकते हैं। पर अगर आपके बैकग्राउंड में मैथ साइंस नहीं है, पर्टिकुलरली मैथ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कमजोर विकेट पे हो, आप एक कमजोर खिलाड़ी हो, इस बात को समझ लेना। हाँ, अल्टीमेटली आज के इस सेशन में मैं आपको ये महसूस कराना चाहता हूं कि जो टेक्नोक्रेट्स होंगे, पीपल हु नो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोक्रेट्स होंगे, दे आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर। आने वाले समय में जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं वही इस दुनिया को रूल करेंगे, वही सबसे ज्यादा पैसा बनाएंगे, वही सबसे ज्यादा शोहरत पाएंगे, वही ऐश करेंगे। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स, एज वी ऑल आर सीइंग, इज रैपिडली चेंजिंग आवर लाइफ, एंड दैट टू फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ। आज से मैंने अपनी जिंदगी में पहला मोबाइल फोन, मुझे याद आता है, 2002 में खरीदा था। उस दिन अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि इस मोबाइल फोन में कैमरा आ जाएगा तो मैं नहीं मानता। किसी ने कहा होता कि इस मोबाइल फोन में बैठ के तुम इंटरनेट सर्फ कर सकते हो, मैं नहीं मानता। इस मोबाइल फोन के जरिए तुम अपने बिछड़े हुए सारे दोस्तों को खोज सकते हो, 5वीं क्लास से लेके आज तक,
सोशल मीडिया का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मैं उस दिन तो कल्पना भी नहीं कर सकता था इसकी। ऐसे ही बड़ा चेंज जिसको हमें अभी सुनने से लगेगा कि ये साइंस फिक्शन की मूवी देख के आया है, ये आदमी कुछ कुछ बोल रहा है, लेकिन ऐसे ही बड़े बड़े दूरगामी परिवर्तन हमें आने वाले 20-25 सालों में देखने को मिलेंगे। ये परिवर्तन लाने में सबसे बड़ा अहम योगदान कौन देगा? टेक्नोक्रेट्स। जिनको टेक्नोलॉजी आती है वही लोग इसको रूल करेंगे। ऑफ कोर्स व्हाट आई मीन टू से हियर इज अदर स्ट्रीम्स लाइक, ऐसा नहीं कि लॉयर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऐसा है नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं रहेगी, सभी लोगों की जरूरत है सोसाइटी को। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं वो रूल करेंगे, बाकी लोग सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। सो टेक्नोक्रेट्स आर गोइंग टू रूल दिस वर्ल्ड। और एक बुक मैं पढ़ रहा था, नाम भूल गया एग्जैक्टली, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। उसमें ऑथर ने बड़े अच्छे से ये समझाया, जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ता जा रहा है, परिवर्तन की दर तेज होती जा रही है। 1960 से 1980 के बीच में जो परिवर्तन हुए उसकी तुलना में 80 से 2000 के बीच में ज्यादा तेज परिवर्तन हुए, और 2000 से 2020 के बीच में आप सभी लोगों ने देखा अपनी आंखों से कैसा परिवर्तन हुआ। 2020 से 2040 के बीच में अभी आप और हम जो सोच नहीं पा रहे हैं उस तरह के परिवर्तन हमारी पूरी जिंदगी को, हमारे पूरे समाज को देखने पड़ेंगे। हाँ, और वो बुरे परिवर्तन नहीं, सारे हमारी जिंदगी के बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। कल्पना करते हैं 2050 में हमारा जीवन कैसा हो सकता है। इस लड़की का नाम क्या रख लूं? माया। मायावी कहानी ही सुना रहा हूं, ऐसा लग रहा। माया सुबह उठती है, अलेक्सा जैसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका असिस्टेंट है जो उसको उठाता है 6 बजे, और उसके उठने के बाद उसके रूम में लाइट धीरे धीरे ब्राइट होती है, एक हल्की म्यूजिक से उसका स्वागत किया जाता है, और फिर वो निद्रा को तोड़ती हुई उठती है अपने नित्य क्रियाओं को करने के बाद। वो एक ऐसे सोसाइटी में रहती, वो एक ऐसे शहर में रहती है जिसको आप सस्टेनेबल लिविंग का एक एपिटोम मान सकते हो, जहां वर्टिकल फार्मिंग होती है, जो घर बने होते हैं वो साधारण ईंट पत्थरों के नहीं बने होते हैं, वो 3D प्रिंटिंग मशीनों से प्रिंट किए गए कल पुर्जों को जोड़कर बनाए गए हैं, जो बहुत कम समय में बनाए जा सकते हैं। ऐसे घर में वो उठती है, चाय कॉफी पीने के बाद अपने फार्म में जाती है। फार्म कहीं दूर नहीं है, शायद उसके घर के छत पे है, जहां वो एक्सोटिक कुछ मसाले और तरह तरह की सब्जियां जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स जो बहुत न्यूट्रिशियस हैं, उनका उत्पादन करती है। 1-1.5 घंटे वो ये काम करती है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है। लेकिन ऑफिस के लिए तैयार होने में उसके न्यूरल इम्प्लांट्स, इस पे मैं आता हूं, उसके न्यूरल इम्प्लांट्स मतलब आप अपने कंप्यूटर को अपने शरीर में पहन पाओगे। एक चिप आपके ब्रेन से कनेक्टेड होगा, रेटिना से कनेक्टेड होगा, मुझे इसका आइडिया नहीं, पर कहीं तो कनेक्टेड होगा आपके नर्व सेल से। आपके शरीर में एक न्यूरल इम्प्लांट होगा और आप एक तरह से जैसे फोन लेके घूमते हो, आप पूरे अपने शरीर में एक कंप्यूटर को पहन पाओगे। तो उसका कंप्यूटर उसको एआई असिस्टेड, जो उसका एआई असिस्टेंट होगा वो उसको बताएगा कि आप मैडम आपका शेड्यूल ये है आज पूरे दिन का। सुन के लग रहा है कि ये कुछ अजीब अजीब सा बोल रहा है और उसके पूरे डे का शेड्यूल उसके आंखों के सामने होगा, और शायद उसको अगर किसी मेल को, किसी मैसेज को चेक करना है तो उसको टीवी या कंप्यूटर के सामने नहीं जाना पड़ेगा। एक बटन दबाने से उसके सामने स्क्रीन दिखेगा जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है। उस स्क्रीन पे वो अपने मैसेज को पढ़ सकती है और किसी को मैसेज भेज भी सकती है। आपको ये सब काल्पनिक कहानियां लग रही हैं, लेकिन बच्चों, हम देख पाए या नहीं, आप तो देखोगे, आप तो ये जीवन जीने वाले हो, इसका आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। अब ये माया तैयार हो गई ऑफिस जाने के लिए, लेकिन उसके पहले ड्रोन आ गया कि मैडम आपकी ग्रोसरीज घर में कम हो गई हैं, तो ड्रोन ग्रोसरीज, ये ड्रोन मेरा फोटो खींच रहा है,
आपकी ग्रोसरीज लेके आएगा। ये तो बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब हो सकता है अगले 5-10 सालों में हम ऐसा देखेंगे कि अमेजॉन का डिलीवरी बॉय नहीं, ड्रोन हमारे घरों में हमारे ग्रोसरीज लेके आता है। उसके बाद माया कि ऑटोनोमस कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, वो उसका इंतजार कर रही होगी, वो अपने कार में बैठ के, अगर उसे बहुत दूर कहीं जाना है तो किसी हाइपर लूप के स्टेशन पे जाएगी जहां उसकी कार उसे ड्रॉप कर देगी, वहां से एकदम हाई स्पीड ट्रेन जैसी हाइपर लूप, उसमें बैठ के वो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकती है। वो एक नए विकसित शहर में रहती है, उसकी काम की जगह हो सकता है 200 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वो मिनटों में वहां पहुंच जाती है। आप ऐसी कल्पना कीजिए। या फ्लाइंग कार्स, ये भी बहुत जल्दी रियलिटी बनने वाली है। आई एम श्योर कि मैं भी ये जरूर देख लूंगा अपने जीते जी। आने वाले शायद 10 सालों में आपको कुछ फ्लाइंग कार्स दिखने लगे। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इस तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड, ट्रांसपोर्ट में एकदम सी चेंजेस आने वाले हैं, मैं ये कह रहा हूं। हमारे कम्युनिकेशन करने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हम जिस प्रकार के शहरों में रहेंगे, वो शहरों का कोर बदलने वाला, हर चीज बदलने वाली है उसमें, हमारी कल्पनाओं से परे। और जब ऑफिस में माया थक चुकी होगी तो उसको कॉफी देने कोई ऑफिस बॉय नहीं आएगा, उसका पर्सनल रोबोट आएगा जो उसके टेस्ट के हिसाब से उसको कॉफी देगा। उसे एग्जैक्टली पता है कितना कॉफी और कितना शुगर डालना है। माया अपने फ्रेंड्स के साथ जब डिस्कस करने किसी रेस्टोरेंट में बैठी होगी तो क्या डिस्कस करेगी? आज हम क्या डिस्कस करते हैं कि मेरा मोबाइल फोन देखना चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, उस समय वो लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो न्यूरल इम्प्लांट है ये कितना मेमोरी का है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आप कुछ भूल ही नहीं सकते, सब कुछ आपकी मेमोरी में परमानेंटली लॉक होगा। वो न्यूरल इम्प्लांट, उस चिप में सब कुछ लॉक होगा। आप उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। इस बच्चों, ये जो फोन के पीछे पागल रहते हो कि थोड़ी देर के लिए मम्मी फोन छोड़ दे, अरे ये फोन तुम्हारे लिए कचड़ा है, छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे आने वाली हैं, इस फोन को तो ऐसे साइड कर दिया करो, अपना मन पढ़ाई में लगाओ। तुम्हारे जीवन में ये सब घटित होने वाला है। इसके अलावा शाम का समय, माया बाहर निकली, चांद तारों को देख रही है और कल्पना कर रही है कि इन छुट्टियों में मैं कश्मीर ना 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 चांद पे जाऊंगी, स्पेस में जाऊंगी। मैं वो छुट्टियां मनाने चांद पे जाएगी, स्पेस में जाएगी, शायद मार्स पे भी जा सकती है। उसकी प्लानिंग कर रही है वो। हाँ, ऑफ कोर्स वहां पे वो जरूर देख रही होगी, कई कंपनियां होंगी जो उसको स्पेस में ले जाने का वादा करेंगी और उसे ये देखना होगा कि सस्ते में कौन ले जा रहा है, ये तो जरूर होगा। पर वो कल्पना इस प्रकार की किया करेगी, न कि कश्मीर और गोवा घूमने की। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पूरे जीवन कश्मीर न देखो, चांद पे चले जाओ। बिल्कुल, कश्मीर आउट ऑफ फैशन हो चुका होगा, कौन गोवा कश्मीर जाए। आप तो चांद पे जाओगे सीधे, और पक्का जाओगे, ये भी बहुत नियर फ्यूचर में जाओगे। एकदम मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, आप सभी लोग चांद पे जाओगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2050 तक हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हमारी जिंदगी में रोबोट्स और ड्रोन का खूब सारा पहल, माने वो हमारी जिंदगी में घुस चुके होंगे। सीमलेस कम्युनिकेशन, मतलब निर्बाध संचार। कोई कहीं बैठा हो इस धरती पे, आप उससे निर्बाध संचार स्थापित कर सकते हो। ये सब कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है। अगर हमारे पृथ्वी पर कोबाल्ट जैसी चीजों की कमी होगी तो हम किसी एस्टेरॉयड को ढूंढ लेंगे, वहां से माइनिंग करके आ जाएंगे। बिल्कुल ये परिवर्तन होने वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हो चुका होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया की बहुत जटिल समस्याओं का हल ढूंढ चुका होगा। और न्यूरल इम्प्लांट्स, जैसा मैं कह रहा हूं, आपके ब्रेन, आपके नर्वस सिस्टम से कहीं ना कहीं एक कोई चिप कनेक्ट कर दिया जाएगा और आप पूरे इंटरनेट से, आप ऐसा समझ लो, कंप्यूटर बन गए। आप अपने कंप्यूटर को अपने शरीर में पहन के चलोगे। अरे बोर तो नहीं कर रहा हूं? हाँ, मजेदार बातें तुम्हें सुना रहा हूं, क्यों बोर हो गए? तुम लोगों के जीवन में ये सब होने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी, आज जो प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, इन समस्याओं से हम निजात पा चुके होंगे। कहीं ना कहीं किसी ने शायद फ्यूजन का कोड करेक्ट कर दिया होगा। फ्यूजन शायद कुछ बच्चे 10th में जो पढ़ते हैं समझते होंगे। हमारी ऊर्जा की सारी समस्याएं हल हो चुकी होंगी। क्लाइमेट चेंज
कार्बन जो एमिशन होता है उसको वापस कैप्चर करने की विधि हम ढूंढ चुके होंगे और बढ़ते हुए प्रदूषण पे पूरी तरह से काबू पा चुके होंगे। शहर ऐसे होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें वर्टिकल फार्मिंग होगी, सिटीज नीट एंड क्लीन होंगी, बायोटेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी होगी कि ये जो कचरा हम जनरेट करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, ये हमारे शहरों को प्रदूषित करती हुई दिखाई नहीं देंगी। हेल्थ और मेडिसिन की बात करूं तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एक पैरासीटामोल सबके लिए नहीं, हर आदमी के लिए अलग दवाएं होंगी। जीन एडिटिंग से असाध्य बीमारियों का उपचार ढूंढा जा चुका होगा। रीजेनरेटिव मेडिसिन मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन जहां हम ह्यूमन सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को रिपेयर करना चाहते हैं, उनको रीजनरेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ऑर्गन्स रिप्लेस कर देना। किसी की किडनी खराब हो गई तो आर्टिफिशियली डेवलप्ड किडनी रिप्लेस कर देगी उसको। कुछ हद तक ये ऑलरेडी हो रहा है और ये बहुत विकसित रूप में हम आगे देखने वाले हैं। तो आज जो बीमारियां हमें भयावह लगती हैं, कल के डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट्स उन बीमारियों पे काबू पा चुके होंगे और कोविड जैसा कोई शैतान हमें दोबारा कभी परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वायरस डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन को हम साध चुके होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हम वायरस को, कठिन से कठिन वायरस को डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने की पद्धति विकसित कर चुके होंगे। ये इस डायग्राम में, ये डायग्राम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये आज का ही डायग्राम है, इसके लिए आपको 2050 तक जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी के एक्सीडेंट में स्कल में फ्रैक्चर हो गया, वो जो व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है वो 3D प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किया गया पार्ट है। वो कोई अलग से हड्डी नहीं है, वो आर्टिफिशियली प्रिंटेड पार्ट है जिसको डॉक्टर ने वहां फिक्स कर दिया है। छावड़ा जी आप बोर हो रहे हैं लगता है। इन सभी बातों का अगर सार देखूं मैं तो जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं आज की तारीख में बच्चों, ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, फिर भी एक ऐसी लिस्ट है जिसको एक बार तुम पढ़ लो। इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में कभी किसी अखबार में, मैगजीन में, कहीं भी पढ़ने का मौका मिलता है, जरूर पढ़ो। यही भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें से किसी एक को तुम्हें साधना है, जिसमें से किसी एक में तुम्हें महारत हासिल करनी है, और ये तुम्हारे जीवन को बदल के रख देगा। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत किसी भी प्रकार का पढ़ने का मौका तुम्हें जब भी मिले जरूर पढ़ो। मोटा मोटी एक बार पढ़ लिया तुमने, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। अगर इसको अलग से चाहिए होगा किसी को तो मैं अलग से दे दूंगा। आता हूं क्योंकि मैं काफी धीमे चल रहा हूं मुझे लगता है। चैप्टर 3, टू गेट रिच पार्टिसिपेट इन दीज चेंजेस। ये जो मैंने 2050 का जीवन आपको दिखाया, तो अभी से लेकर 2050 तक ये जो परिवर्तन होने वाले हैं, इनमें से किसी न किसी चीज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट ऐसा नहीं कि आज मोबाइल फोन में एक AI का ऐप डाउनलोड कर दिया और उससे हम मम्मी की फोटो को एडिट कर देते हैं, वो पार्टिसिपेशन नहीं। उस AI टूल को बनाने में पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका, उसकी जड़ समझ में आनी चाहिए आपको। तो इनमें से किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप पार्टिसिपेट करने योग्य खुद को बना लेते हो तो आपके भविष्य को बहुत बेहतर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे पार्टिसिपेट करें? सर आपने तो बोल दिया ये सब करो, ये सब करें कैसे? अभी क्या करें? अभी क्या करें? अभी 10वीं के तुरंत बाद आपको इस तरफ ध्यान लगाना है कि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए देश के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं वहां तक कैसे पहुंचा जाए। देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जाने से भी ज्यादा जरूरी है आप इस पे सोचें कि मेरे पीयर्स, मेरे क्लासमेट्स मुझसे अच्छे कैसे हों, मैं कैसे अपने से बेहतर लोगों के बीच में पहुंच जाऊं। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये सब जो मैं अभी आपको कहानियां सुना रहा था, ये सब आपको रियलिस्टिक लगने लगेंगी और आप इनमें से किसी न किसी में खुद ही पार्टिसिपेट करने लग जाओगे। तो आओ समझते हैं कि बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट पीयर सेट्स पाने के लिए तुम्हें अभी इमीडिएटली क्या करना चाहिए।
हाँ, फिर से एक अनाउंसमेंट कर दूं, जो लोग देर से आए उनको बता दूं कि हमारा मोमेंटम का एंट्रेंस एग्जाम TR कैट, टैलेंट रिवार्ड कम एडमिशन टेस्ट, कमर्शियल ब्रेक की तरह समझ लो, लेकिन सुन लो, ये भी बहुत ज़रूरी है। 29 सितंबर और 6 अक्टूबर को होने वाला है। ये आप 11 बजे सुबह दे सकते हो या दोपहर में 2 बजे भी दे सकते हो। 1 घंटे का टेस्ट है, जिसमें बेसिकली आपको सिलेबस भी दिया जाएगा, बट बेसिकली आपके 9-10th क्लास पे बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम को बिल्कुल मिस मत कीजिए। इसके द्वारा आप अर्ली स्टार्टर हो सकते हैं। अभी मैं ब्रिज कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप ब्रिज कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं हमारे यहाँ। आप हमारे यहाँ 2 साल के कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं, जो 2025 में शुरू होगा। उन कोर्सेज में एडमिशन फी में भारी भरकम स्कॉलरशिप पा सकते हैं इस एग्ज़ाम में अच्छा करके आप। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी सिर्फ एक क्लास में, एक स्कूल के एक क्लास में जानते हो कि मैं फर्स्ट और सेकंड या थर्ड आता हूँ। आप ये समझ पाओगे कि पूरे जबलपुर में आपकी स्टैंडिंग क्या है। पूरे भारतवर्ष ना सही, पर जबलपुर में जरूर समझ पाओगे कि जबलपुर के श्रेष्ठ स्कूलों के श्रेष्ठ बच्चों के बीच में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसको परखने का भी एक मौका है आपके सामने, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। और आज जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे, फॉर्म आपके बैग में दिया गया है। आप डिजिटली भी भर सकते हैं और उसको हार्ड कॉपी को भी भर सकते हैं। उस बैग में एक पेन भी दिया गया है आपको, आप उस पेन की मदद से फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो बाहर बैठे हैं उनको जमा कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं आगे बढ़ने के पहले। जो बच्चे हमारी बातों को सुन के मोटिवेटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने करियर को लेके आज से काम शुरू करना है, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ पढ़ाई शुरू कर सकें, इसके लिए हम एक ब्रिज कोर्स चलाते हैं। और पिछले 3-4 सालों से हम ये ब्रिज कोर्स चला रहे हैं और इसके बड़े ही बेहतर परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स इस साल हम 4 नवंबर को शुरू करेंगे। ये ब्रिज कोर्स की कल्पना अवधारणा ऐसी है कि 10th से 11th में जाने पे बच्चे अक्सर साइंस और मैथ्स को काफ़ी कठिन पाते हैं। तो ये जैसा नाम है ब्रिज, ये 10th की पढ़ाई और 11th-12th की पढ़ाई के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मोस्टली ये आपको अवगत कराता है कि लॉजिकली किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, सोचते कैसे हैं, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। इसके अलावा आपको 10th बोर्ड के एग्जाम में भी इसमें काफ़ी मदद मिल जाती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर किए जाते हैं जिसमें आपको 10th बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो जाती है। और ये कोर्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो अगर आप हमारे TR कैट एग्जाम में अपीयर हो और हमारे 2 ईयर कोर्स में एडमिशन लेते हो। अदरवाइज ये कोर्स 10,000 रुपीज़ का होता है, बट आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव से या हमारे ऑफिस में आकर चर्चा कर सकते हो। तो अभी तक मैंने कहा कि टेक्नोक्रेट्स आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। बेटा 15-20 मिनट और बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो, समोसा खाने हैं? हाँ? इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो देश के नामी गिरामी संस्थान ये हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सुनते जाइएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, आज की तारीख में 23 IIT हैं देश में। इसके बाद नाम आता है NIT का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देश में इस समय 31 NIT हैं, ऑलमोस्ट हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में एक है। हमारे मध्य प्रदेश का NIT भोपाल में है, मैनिट के नाम से आप जानते हैं उसे। इसके अलावा भारत ने, जैसा मैंने कहा कि IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब के अवसर हैं, तो IT सेक्टर में IT इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ कॉलेजेस ऐसे बनाए हैं जहां सिर्फ IT की पढ़ाई होती है। उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हमारे जबलपुर में भी है, IIIT। तो IIIT की संख्या आज की तारीख में 26 है। कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस भी हमारे देश में इंजीनियरिंग की श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करते हैं और उसमें अव्वल नंबर पे नाम आता है BIT का, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी का। आज की तारीख में इनके 4 कैंपस हैं, गोवा, पटना और हैदराबाद में भी इनके कैंपस हैं पिलानी के अलावा। इसके अलावा एक और जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैं बच्चों को बताता हूं फिर भी वो भूल जाते हैं और बच्चे नहीं जानते हैं। 12वीं पास हो जाते हैं तो भी उनको पता नहीं होता कि इस देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, सर्वश्रेष्ठ संस्था, इस देश की पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, वहां भी इंजीनियरिंग का एक कोर्स अवेलेबल है। ये बच्चों को नहीं पता होता है।
तो इसको आप अभी से नोट करके याद रखिए। हालांकि उसमें सीटें काफ़ी कम है, 200 के आसपास सीटें हैं, पर वो एक कोर्स है और बिल्कुल आईआईटी से भी बेहतर कोर्स है, ऐसा कहने में मुझे ज़रा भी हिचक नहीं होती। इन कॉलेजेस में एडमिशन अगर आपको पाना है तो आपको 12th क्लास के बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आऊँगा, पर उसके पहले कुछ और कॉलेजेस जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनके बारे में आपको बता दूं। IISER यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती, साइंस की पढ़ाई होती है। यहाँ पढ़ के आप साइंटिस्ट बनोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कॉलेज भोपाल, मोहाली, कोलकाता, पुणे और त्रिवेंद्रम में स्थित है। IIST एक एक्सक्लूसिव कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी त्रिवेंद्रम में स्थित है। इन कॉलेजेस में पढ़कर आप साइंटिस्ट बनोगे, इसकी संभावना बड़ी प्रबल होती है। अभी तक मैंने जितने कॉलेजेस के नाम लिए, BIT को छोड़कर, इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक ही परीक्षा होती है, उसके ऊपर मैं अभी आता हूं। पर कुछ पेपर, न्यूज़पेपर कटिंग्स आप देखिए, खुद पढ़िए और खुद समझिए। कल्पना कीजिए आपकी उम्र अभी शायद 15 साल, जैसा मैं बोल रहा था, बहुत से बहुत 15 साल होगी, 16 साल होगी किसी की, 2 साल 12वीं पास करने में 18 साल हो गए और आप IIT में एडमिशन पा जाते हैं, 4 साल बाद आप ग्रेजुएट हो गए। 22 साल की आपकी उम्र है और आपकी तनख्वाह 1.5 करोड़ रुपए है। कल्पना कीजिए 22 साल के उम्र के लड़के की तनख्वाह 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ तो कम बोल रहा हूं मैं आज की तारीख से, थोड़े पुराने कटिंग लग रहे हैं, क्यों? BIT में पढ़ने वाले छात्र को भी इस प्रकार का पैकेज मिलता है। फेसबुक ने किसी बच्ची को 2 करोड़ का पैकेज दिया। 22 साल 21 साल के बच्चे, ये सैलरी है इनकी। अच्छा, ये न्यूज़ मैं जानबूझकर इसमें लगाया हूं, पढ़िए क्या है। IIT प्लेसमेंट में कंपनियां बढ़ी पर 1 करोड़ प्लस के पैकेज घटे। ये इसलिए लगाया है मैंने क्योंकि ये सब देख के आपको लगता होगा कि अरे यार 1-2 किसी को मिल जाता होगा, ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं, इस न्यूज़ को पढ़ के खुद से समझिए, हेडिंग पढ़िए सिर्फ। 1 करोड़ रुपया सैलरी देने वाले नौकरियों की संख्या घटी। अगर वो 1 ही 2 नौकरी होती तो कोई ऐसा न्यूज़ छापता क्या? सैकड़ों में ऐसी नौकरियां हैं, तब तो ये न्यूज़ बनेगा। अगर किसी एक ही बच्चे को ये मिला होता तो किस बात का न्यूज़? ये सैकड़ों में मिल रहा है। अगर 500 लोगों को ऐसी नौकरी मिलती है और इस साल 300 लोगों को मिली, तब ये न्यूज़ बनेगा कि अरे यार ये तो नौकरियां घट गई 1 करोड़ वाली। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे पैकेजेस आम हो चले हैं अगर आप टॉप के कॉलेजेस में पढ़ते हैं। एवरेज पैकेज, एक बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन कॉलेजेस के नाम मैंने लिए, एवरेज पैकेजेस आज की तारीख में 20 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। एवरेज तो सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 लाख प्लस के पैकेज मिल रहे हैं। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ता है, जिसका नाम है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2 चरणों में होता है। पहले चरण का नाम है JEE मेन। इसकी बहुत इंट्रिकेसीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं सरल भाषा में बता रहा हूं आपको। JEE मेन की परीक्षा 12 से 14 लाख छात्र प्रति वर्ष देते हैं। जिनको इंजीनियर बनना है वो सभी बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। आपको अगर IIT, देश के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, उनमें नहीं जाना है मान लो किसी वजह से, तो आपको सिर्फ एक ही परीक्षा देनी है, JEE मेन। इस परीक्षा में अच्छा करके आप IIT को छोड़कर बाकी हर कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। जबलपुर के IIIT में इस परीक्षा के थ्रू एडमिशन, भोपाल के मैनिट में इस परीक्षा के थ्रू एडमिशन, इवन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यही परीक्षा। मजेदार बात यह है कि ज्ञानगंगा में एडमिशन चाहिए तो भी यही परीक्षा। तो आज आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो यही परीक्षा देनी है, JEE मेन। लेकिन अगर आपको देश के शीर्षतम संस्थान IIT में पढ़ना है तो इस परीक्षा में टॉप 2.5 लाख में आना पड़ेगा। पहला काम। 14 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें आपको टॉप के 2.5 लाख में होना पड़ेगा, तब आपको दूसरा परीक्षा देने को मिलता है, जिसका नाम है JEE एडवांस्ड, जिसको पहले IIT JEE के नाम से जानते थे। इस परीक्षा में सफल होने पे आपको देश के शीर्षतम कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जहां आज की तारीख में करीब 17 से 18 हजार सीटें हैं। मोमेंटम का रिजल्ट बताने का मौका है, इसलिए बता रहा हूं। विगत वर्षों की तरह 2024 में भी हमारे बच्चों ने इस JEE की परीक्षा में परचम लहराया, शहर में सबसे बढ़िया रिजल्ट दिया। AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक होता है, पूरे देश में उसकी रैंक।
आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। जेई मेन में परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है, हमारे 7 बच्चों ने 99 परसेंटाइल से ज़्यादा का स्कोर पाया। ये 2023 में हमारे आईआईटी में जाने वाले बच्चों की फोटोग्राफ्स हैं और वो किस आईआईटी में गए उनका नाम लिखा हुआ है। इतने बच्चे हमारे मोमेंटम से पढ़ के 2023 में आईआईटी में प्रवेश पाने में सफल हुए। आईआईटी मतलब सबसे टॉप वाला, वो जो जेई एडवांस क्लियर करने के बाद। प्रोफेसर साहब की बेटी का फोटो है, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। बेटी उनकी आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रही है। ये 2023 का ही रिजल्ट है। अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जो बायोलॉजी पढ़ने की इच्छा रखते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेडिकल साइंस की तरफ उनकी ज़्यादा अभिरुचि है। जैसा मैंने बताया, करीब करीब हर वर्ष देश में 1 लाख डॉक्टर्स बनते हैं। एक बात बताऊं, एक डॉक्टर जो 5.5 साल का एमबीबीएस का कोर्स है, इसमें करीब से करीब मैडम 25 से 30 सब्जेक्ट पढ़ता है। 25 से 30 सब्जेक्ट पढ़ता है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500 से 700 एक्सपेरिमेंट्स करता है। लैब एक्सपेरिमेंट जो बोल रहे हैं उसको। 5.5 साल की अवधि में 25 से 30 सब्जेक्ट और 500 से 700 एक्सपेरिमेंट्स लैब, जिसमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, मेडिसिन, ब्ला ब्ला, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट। अब कल्पना करके देखिए कि वो कैसा आदमी है जिसने 700 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने हाथ से और 25 से 30 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। ऐसे ही डॉक्टर को पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं। हाँ, इंजीनियर्स के बारे में मैं बताने को भूल गया। 4 साल में आमतौर पे एक इंजीनियर 40 सब्जेक्ट पढ़ता है और करीब करीब 400 प्रैक्टिकल्स करता है, तो उसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। एनीवे, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पूरे देश में, ये तो चर्चा में रहा है परीक्षा इस समय काफ़ी, और मुझे लगता है सभी लोग इसके बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। नीट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, बुरे कारणों से इस वर्ष ये चर्चा में रहा। पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इस परीक्षा में आपको अपीयर होना पड़ता है। ये परीक्षा प्रतिवर्ष मई के महीने में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के थ्रू आपको देश के 703 एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की पात्रता मिलती है। ये संख्या थोड़ी 705-10 हो गई होगी। मैंने जब लिखा तो 703 मेडिकल कॉलेजेस देश में थे जो एमबीबीएस की डिग्री देते हैं। इसमें 388 गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट है और शेष प्राइवेट हैं। इनमें 52 डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, 263 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कुल मिलाकर इनमें 1,08,000 के आसपास सीटें हैं। तो जैसा मैं बार बार कह रहा था कि हर वर्ष हम करीब करीब 1 लाख डॉक्टर बनाते हैं। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में करीब 2200 सीटें हैं। ये सीटें थोड़ी आने वाले समय में 1 आध साल के अंदर काफ़ी सारी बढ़ जाएंगी और लगभग 3000 के आसपास पहुंच जाएंगी, क्योंकि प्रदेश में कई नए मेडिकल कॉलेजेस अनाउंस किए गए हैं जो आगामी 1-2-3 वर्षों में जरूर ऑपरेशनल हो जाएंगे। नीट की परीक्षा प्रतिवर्ष मई के महीने में होती है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके डिटेल हम आपको बाद में देंगे जब आप हमारे पास पढ़ने आएंगे। जैसे आईआईटी हमारे देश के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसी प्रकार मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो सभी के मुख पे एक ही नाम आता है, एम्स। एम्स विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान है। पहले सिर्फ दिल्ली में हुआ करता था। आज की तारीख में सरकार ने 26 स्थानों पर एम्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें से करीब करीब 18 एम्स जो हैं ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और शेष आगामी 1-2-3 वर्षों में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो चाहे आपको एम्स में पढ़ना हो या जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो या हितकारिणी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो या सुख सागर मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हो, इन सब के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा है जिसका नाम है नीट। और
इस साल इतना हंगामा मचा है तो आप बच्चों के लिए अच्छा ही हो गया, आने वाले एटलीस्ट कुछ वर्षों में साफ सुथरे तरीके से ये परीक्षा आयोजित होगी, तो आपको बढ़ चढ़कर इसमें compete करने का सोचना चाहिए। इंजीनियरिंग की तरह मेडिकल में भी मोमेंटम साल दर साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता आया है, और 2023 की परीक्षा के बाद हमारे 23 बच्चों को 23 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिला है। 2024 में अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि कितने बच्चों को एग्जैक्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिला है, पर इस वर्ष हमारे बच्चों ने काफ़ी बढ़िया स्कोर किया है। स्कोर के बारे में आप में से बहुतों को आइडिया होगा। हमारे दो बच्चों ने 669 और 656 का स्कोर किया आउट ऑफ 720, विच इज एक्चुअली एन एक्सीलेंट स्कोर। और मोमेंटम में आने के पहले इस बच्ची ने भी पहले भी एक बार परीक्षा दी थी, इसके 410 मार्क्स थे। ये हमारे पास करीब 9 महीने पड़ी और इसके मार्क्स में 250 मार्क्स का इजाफा हुआ। अगर बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न, ये शंका हमेशा बनी रहती है कि मेडिकल एंट्रेंस बहुत मुश्किल है। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, ये 10 साल पहले की बात थी। आज से आसान डॉक्टर बनना कभी था ही नहीं। 1 लाख सीटें हैं, 1 लाख सीटें हैं, और कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट 20 लाख। ये रेशियो गड़बड़ नहीं है, इतना बढ़िया रेशियो कभी नहीं रहा कि हर 20 में से एक बच्चे को सीट मिल जाए। इतना बढ़िया रेशियो कभी नहीं रहा। जरा भी इंटरेस्ट है बायोलॉजी पढ़ने में तो इससे बढ़िया समय न कभी था, न शायद आगे कभी होगा। बिल्कुल लपक लेना चाहिए, बायोलॉजी पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चों के मन में यह शक रहता है कि अगर डॉक्टर नहीं बने, एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। आप अगर बीडीएस करते हैं, दांतों के डॉक्टर बनते हैं, बीयूएमएस करते हैं, बीएएमएस करते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बन जाते हैं, बीएचएमएस करते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर बन जाते हैं, बीपीटी करते हैं, फिजियोथेरेपी, तो आपके नाम के आगे एक तो आपको डॉक्टर लगाने की परमिशन मिलती है। इन सभी परिस्थितियों में आप डॉक्टर कहे जाते हैं, आप डॉक्टर हैं। और इन सभी में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज फिजियोथेरेपी, आप देखिए कितनी नीड उसकी बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। आयुर्वेद की तरफ हमारा रुझान किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो अगर एमबीबीएस नहीं भी हुआ तो ये तमाम ऑप्शन है जिसमें हम जा सकते हैं, और आपके नाम के आगे डॉक्टर तो लगेगा ही। जिन ऑप्शंस में डॉक्टर नहीं लगेगा वो कुछ ऑप्शन यहां मैंने लिखा है। बीएससी नर्सिंग, पता नहीं शायद अभी बोलने से आपको बहुत अटपटा लगे, पर एक इंफॉर्मेशन यहां शेयर करना चाहूंगा आपसे। आप जब सुनते हैं कि हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है तो साथ में यह भी सुनते हैं कि जापान और यूरोप बूढ़े हो चुके हैं। सुनते हैं जापान, यूरोप, अमेरिका में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जबरदस्त शॉर्टेज है, नर्सिंग प्रोफेशनल की गजब की शॉर्टेज है। अगर आप एक बहुत बढ़िया कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो इट इज ए गेटवे टू यूरोप, आई एम टेलिंग यू। तुम सीधे यूरोप में जाके सेटल हो जाओगे, और यहां के डॉक्टर जितना 50 साल में कमाएंगे तुम 2 साल में कमा लोगे। यह आज की हकीकत है, इसकी तरफ जरूर सोचना। बायोलॉजी पढ़ने में जरा भी मत हिचकना। हाँ, एक बात बता दूं, लेकिन अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी नीट की परीक्षा की जरूरत पड़ती है, वहां भी नीट देना पड़ेगा। तो बायोलॉजी में भी अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं भी बने तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और भी कुछ नाम लिखे हैं, बट जैसा कि मेरा सेमिनार डिले हो रहा है मैं थोड़ा उसको स्किप कर दे रहा हूं। बोर कर दिया बहुत। हाँ, थोड़ा 5-10 मिनट और सुन लो, जब बोर नहीं हुए हो तो सुनो। ये जेई और नीट, अभी तक की कहानी क्या समझे। मैंने पहले तुम्हें यह समझाया कि कंपटीशन कितना टफ है। तुम्हें अपने सब्जेक्ट के चॉइस में अपॉर्चुनिटी वर्सेस कंपटीशन को कैसे वे करना है। फिर तुम्हें मैंने यह समझाया कि आगामी 20-25 सालों में हमें किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन परिवर्तन में शामिल होने के लिए तुम्हें टेक्नोलॉजी पढ़ने का सोचना चाहिए।
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है तो कौन सी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी है तो कौन सी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। मोटा मोटी मैंने आपको अभी तक ऐसा कुछ समझाने की कोशिश की है। अब मोमेंटम की क्या जरूरत है ये थोड़ा सा समझा देता हूं 5 मिनट में, बहुत जल्दी। हमने अपने अनुभव में ये देखा है कि जो बच्चे जल्दी शुरुआत करते हैं, अपनी तैयारी जल्दी प्रारंभ करते हैं, जेई की हो या नीट की, वो अक्सर बेहतर रिजल्ट लेके आते हैं। जो ये सोचते हैं कि अभी तो 11th क्लास है, सोचेंगे ना, अभी तो 10th में है यार, अभी 11th में पहले चले जाएं फिर जून जुलाई अगस्त से सोचेंगे, वो सब अक्सर लेट हो जाते हैं और बहुत सफर करते हैं। ये फैक्ट है, आप मानो या ना मानो। अर्ली स्टार्ट करना इन एग्जाम्स को क्रैक करने का सबसे बड़ा कोड है। अर्ली मतलब कितना अर्ली? आज, अभी, इसी वक्त, चाहे तुम जिस क्लास में हो, तुम्हारे लिए अर्लीस्ट टाइम आज है। आज से पढ़ने का सोचो। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि मोमेंटम शहर में एकमात्र संस्था है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप आज से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आप हमारे ब्रिज कोर्स में आ सकते हैं, 4 नवंबर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बच्चे अक्सर ओवर कॉशियस होते हैं बोर्ड को लेके। नहीं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बेहद जरूरी है, पर 95 को 96 करना उतना भी जरूरी नहीं है। थोड़ा समझो, पेरेंट्स को ये ज्यादा समझने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम में एक रीजनेबली गुड स्कोर काफी है, बाकी आपका ध्यान किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप इंडिया में भी टॉप कर जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, किसी कॉलेज में सीट नहीं मिलती, कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना अच्छी बात है, वो जिद होनी चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कि हमने कहीं अच्छा किया है। पर ओवर कॉशियस नहीं होना चाहिए कि अब बोर्ड आ गए तो अब ये लोग बोल रहे हैं कि नवंबर में ब्रिज कोर्स पढ़ो, क्यों पढ़ो? अरे हफ्ते में 1 दिन पढ़ाते हैं ब्रिज कोर्स में, पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ोगे? क्या हो जाएगा ब्रिज कोर्स की क्लास अटेंड करने से? हफ्ते में 1 दिन वीकेंड्स पे पढ़ाते हैं, बिल्कुल आना चाहिए आपको। अगर आप ओवर कॉशियस रहेंगे बोर्ड को लेके तो आप पिछड़ जाते हैं। बच्चे 12th में आके भी बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जो बच्चे हम देखते हैं कि 11वीं में बहुत अच्छा कर रहे हैं, 12वीं के 6 महीनों तक अच्छा कर रहे हैं, वो अचानक से बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में सब पढ़ाई छोड़ देते हैं कंपटीशन की और अल्टीमेटली खराब करके आते हैं। बोर्ड एग्जाम से इतना मत डरिए। आज की तारीख में बोर्ड एग्जाम इतने सरल हो गए हैं, इतने सरल बना दिए गए हैं। अरे सरकार गिर जाएगी अगर बच्चे फेल हो गए तो भाई, उनको ऐसा बनाया जाता है कि आप सभी को अच्छे मार्क्स आए। जिस तरह के मार्क्स की कल्पना हमने कभी जीवन में नहीं की थी, उस तरह के मार्क्स तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों बच्चों के आते हैं। क्या चिंता करना उसका? ओवर कॉशियस मत रहिए और सही हेल्प की तलाश कीजिए। आपको जहां हेल्प की जरूरत है वहां हेल्प जरूर मांगिए। उसमें संकोच करेंगे हेल्प लेने में कि नहीं मैं तो खुद अपने दम पे सब कुछ कर लूंगा, तो आप पिछड़ जाएंगे। आज हमारे सोसाइटी का एजुकेशन सिस्टम का कंस्ट्रक्ट ऐसा हो चला है कि आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे कॉम्पिटिटर्स हेल्प ले रहे हैं। आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। आपके सामने बच्चों 10th के बाद 2 टास्क होते हैं। एक तो 12th के एग्जाम में बढ़िया करना, बोर्ड एग्जाम जिसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट जो भी आप चुने उसमें अच्छा करना, जिसमें प्रश्न पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है बोर्ड एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करना और कंपटीशन में भी अच्छा करना, और यही कारण है कि आपको मोमेंटम जैसे कोचिंग से मदद लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कोचिंग की जरूरत नहीं थी, आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं थी। आपको 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के एग्जाम की तैयारी एक साथ करनी होती है, और यही हमारा रोल आता है, यही आपको हमारे मदद की आवश्यकता महसूस होती है। मैं जल्दी से बता देता हूं कि मोमेंटम में हम बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं। मोमेंटम शहर की निर्विवाद रूप से एक ऐसी संस्था है जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप मोस्ट है। ये मुझे बयान करने की जरूरत नहीं, आप हमारे सेंटर पर जाकर खुद से देखिए। हमारे सारे क्लासरूम डिजिटली इक्विप्ड एसी क्लासरूम्स हैं, सारे साउंड प्रूफ हैं। डिजिटली इक्विप्ड मतलब हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है और हाइब्रिड क्लास की सुविधा है। अगर आप किसी कारणवश आज फिजिकल क्लास में नहीं आ पाए, किसी कारणवश आपके बाइक पंक्चर हो गई और आप घर से ही क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो वो क्लास लाइव स्ट्रीम हो रही है। आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उस क्लास को एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये भी नहीं कर पाए
तो भी हमारे पास ऐसा एक ऐप है जिसमें आप उस क्लास को, वो रिकॉर्डिंग हो गई, आप जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो। आप चांद का तो पता नहीं, पर अगर नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर और गोवा घूमने चले जाओ तो भी शाम को बैठ के हमारी क्लास अटेंड कर सकते हो, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। ये हाइब्रिड क्लास है, दैट मीन्स आप चाहो तो क्लास में आओ, ना आओ तो घर में बैठ के देख लो। स्टडी मटेरियल हमारा खुद का तैयार किया हुआ, पिछले 23 सालों के हमारे एग्जिस्टेंस में रिफाइन होता होता आज देश के किसी भी स्टडी मटेरियल से बेहतर नहीं तो उसके समकक्ष जरूर है। हमारा ऐप, जैसा मैंने कहा, आपके सारे लेक्चर्स को सुरक्षित रखता है और टीचर जो बोर्ड पे लिखता है वो सारे नोट्स भी उसमें सुरक्षित रहते हैं। हमारे हाईटेक ऐप आपको कभी पिछड़ने नहीं देता, ये एहसास नहीं होने देता कि आपकी क्लास छूट गई, अब आप क्या करेंगे। हमारे यहाँ आज के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम भी अब शायद आने वाले समय में कंप्यूटर बेस्ड होगा, जेई ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो एग्जैक्ट एग्ज़ाम सिनेरियो में कंप्यूटर के सामने बैठ के एग्ज़ाम कैसे देना है, इसकी रिहर्सल करने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास इन हाउस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का लैब है जहां हम अपने बच्चों का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं। एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं, जो होनी चाहिए, जो किताबें आपके लिए, वो सारे संसाधन, वो किताबें वहाँ उपलब्ध हैं। आप रीडिंग रूम में बैठ के, अगर घर में पढ़ने की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो हमारे लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं। मोमेंटम के जो चीफ मेंटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, एक मैं शशिभूषण तिवारी, एक आशीष धानुका सर, अभी यहाँ थे, कहीं चले गए। ये बीटेक हैं HBTI कानपुर से, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। डॉक्टर कपिल जैन, जिनसे आपका परिचय हो चुका है, PhD हैं, केमिस्ट्री के गुरु हैं। और अतुल ताम्रकार सर, जो बीटेक हैं IIT कानपुर से, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम सभी हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स के साथ काम करते हैं, जिससे किसी भी हालत में बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो। अगर एक टीचर किसी वजह से अनुपलब्ध है तो दूसरा शिक्षक हमेशा उपलब्ध रहता है। हमारे पास एक टीम है, फिजिक्स में मैं खुद, सिद्धांत पटेल सर और धीरेन्द्र उपाध्याय सर मेरी मदद करते हैं। केमिस्ट्री में कपिल जैन सर के अंडर मिस्टर अभिषेक द्विवेदी सर और भूपेश मिश्रा सर शामिल हैं। मैथमेटिक्स में आशीष धानुका, अतुल ताम्रकार सर की मदद आर के गुप्ता सर करते हैं। और बायोलॉजी में डॉक्टर गरिमा मैडम और सुनील बसानी सर जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाते हैं। तो हमारी ये पूरी टीम है जो 11th, 12th और 13th क्लास के लिए काम करती है। आमतौर पे शहर में जो कोचिंग संस्थान है वहाँ हर एक सब्जेक्ट के लिए एक फैकल्टी होती है। हमारे पास हर सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा फैकल्टी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, हमारी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, हम हर बच्चे की आवश्यकता को समझना चाहते हैं और उसके समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करने को तैयार रहते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें स्कूल लाइक टीचिंग आवर्स अवेलेबल है। डे क्लासेस का प्रोविज़न है। ऐसे बैचेज हैं जिसमें आप सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बिल्कुल स्कूल की तरह हमारे साथ रहकर पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों को लिमिटेड कोचिंग आवर्स चाहिए, किसी वजह से वो बहुत समय कोचिंग को नहीं दे सकते, लिमिटेड समय में ही अपनी कोचिंग करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं या उनको लगता है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो घर में बैठ के सारी पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास इवनिंग बैच होता है जो स्कूल आवर्स के बाद लिमिटेड ड्यूरेशन में हम उनको कोचिंग देते हैं और वो बाकी समय अपने घर में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, आपको हम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि अगर किसी दिन आप घर से क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो वो सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। हाइब्रिड क्लासेस हैं हमारे सारे क्लासरूम्स, और किसी भी समय आप अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे हाईटेक ऐप के थ्रू। आपकी हर आदमी की आवश्यकता के अनुरूप हमने संसाधन जमा कर रखे हैं। हमारे नेपियर टाउन सेंटर के अलावा रांझी और बिलहरी में भी सेंटर हैं जो छोटे बच्चों को, जो बच्चे 8th, 9th, 10th में हैं, उनको कैटर करते हैं ताकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े। और जो बच्चे 11th, 12th में या 13th में होते हैं उनको हम प्रायः किसी न किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट अरेंज करा देते हैं जिससे वो आसानी से दूर की जगहों से हमारे नेपियर टाउन सेंटर तक आ सकें।
आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। आज के हमारे इस भाषण के बाद भी शायद कुछ लोग तैयार हो जाएं कि जल्दी पढ़ाई शुरू करना है। आप सभी बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ, आप मांगिए, आप क्या मांगते हैं, हमारे लिए आपके समस्याओं का समाधान जरूर मौजूद है, और नहीं है तो हम उसको करने की कोशिश करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप बोर्ड एग्जाम को किसी हाल में खराब नहीं करना चाहते, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, मैं आपको अपने बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट दिखा देता हूँ। 12th बोर्ड में ये 2024 का ही रिजल्ट है। 12th बोर्ड में हमारे बच्चों ने किस तरह के स्कोर किए हैं आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, और आपके स्कूल का सिलेबस भी सब कुछ कवर होता है। आप बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बेहतर करें, इसकी तरफ हमारा ध्यान होता है। और ओकेजनली अब हम लोगों ने बोर्ड पैटर्न बेस्ड टेस्ट भी अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है, और बोर्ड में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के असाइनमेंट भी अब हम बच्चों को दे रहे हैं, और उसी प्रकार के टेस्ट भी कुछ हम कंडक्ट कराते हैं। कुछ आप में से चाहते हैं कि भाई हमें खूब सारे टेस्ट देने को मिले, हम अपने आप को लगातार इवैल्यूएट करते रहें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। तो हमारे बैच टेस्ट और लास्ट में हमारी दृष्टि टेस्ट सीरीज आपकी इसमें मदद करती है, और 2 साल के टेनियर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम आप 40 टेस्ट तो आसानी से हमारे यहाँ देते हो। तो इसमें मौका मिलता है आपको टेस्ट करने का स्वयं को, और साल में कम से कम हम 3 बार पेरेंट टीचर मीटिंग भी करते हैं, जिसमें अगर हमारी तरफ से कोई कमियां रह गई हैं तो हम आपको बातों को सुनते हैं और उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। ये कुछ बच्चों को लगता है कि कंपटीशन की कमी नहीं होनी चाहिए, उनको स्कूल में प्रायः कंपटीशन की कमी महसूस होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी इस वक्त जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं, एक बैच के 10th का स्कोर मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये बच्चे हैं जो हमारे एक डे बैच में, मॉर्निंग बैच में पढ़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। इन बच्चों के 10th के स्कोर आप देख लीजिए। तो इन बच्चों के बीच में रखकर आपको रियल हीट फील होता है, कंपटीशन फील होता है, और किसी किस्म के कॉम्पिटिटिव माहौल की कमी आपको मोमेंटम के अंदर महसूस नहीं होती। एक आखिरी स्लाइड है ये तो मैंने जितनी बातें कहनी थी कह दी, पर जो सबसे अहम चीज़ है वो सक्सेस माइंडसेट है। ये जो इतनी दूर तक पेट्रोल जला के आए हो, सारा पैसा वसूल इस स्लाइड में। बड़ी सिंपल सा मंत्र दे रहा हूँ, कभी ये मत सोचो कि देयर आर मिरेकल पर्सन्स। कभी ये मत सोचो कि सचिन तेंदुलकर में कुछ तो भगवान ने दिया था इसलिए वो बहुत बढ़िया बन गया। कभी ये मत सोचो कि मेरे क्लास का टॉपर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान ने उसको एडिशनल कुछ दे रखा है, मैं उसको कभी बीट नहीं कर सकता। ये कभी मत सोचो। कोई मिरेकल पर्सन नहीं है। वो अगर टॉपर है तो अपनी मेहनत के दम पे। तुम उससे ज़्यादा मेहनत करो, तुम उसे ज़रूर बीट कर दोगे। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तुम उससे ज़्यादा मेहनत करो, तुम उसे ज़रूर बीट कर दोगे। कोई मिरेकल पर्सन नहीं है इस दुनिया में। सचिन तेंदुलकर ने जितनी प्रैक्टिस की होगी शायद ही किसी ने की होगी, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर है। या विराट कोहली ने जितनी प्रैक्टिस की, जितना जिम में एक्सरसाइज किया, शायद दूसरे नहीं करते, इसलिए वो विराट कोहली है। अमिताभ बच्चन क्यों है? हमारी उम्र के सभी लोग समझते होंगे। देखिए कितने लंबे समय तक, कितने बार करियर में नीचे गए, ऊपर गए, फिर भी काम करते रहे, टिके रहे। वो मिसाल, इसलिए वो अमिताभ बच्चन है। वो करियर के प्रथम हाफ में उतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने आज हैं। देयर इज नो मिरेकल पर्सन। अगर अभी वो पिछले 10-15 सालों में जो उन्होंने काम किया अगर काम नहीं करते तो शायद हम उन्हें फेलियर मान लेते। बट देयर इज नो मिरेकल पर्सन। आपको हर दिन अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करते रहना होगा। आप किसी भी टॉपर को पछाड़ सकते हो अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ मन बनाकर मेहनत करो। और हार का, फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कहीं ना कहीं तुम बहुत बेहतर कर जाओगे। तो फेलियर का डर आपके मन में इस उम्र में तो होना ही नहीं चाहिए। आपका भविष्य बहुत अच्छा है, जैसा मैंने बताया, दोनों हाथ में पहले से लड्डू हैं, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल।
ये मुझे फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगता है। देखो तुम लोग और मुस्कुराओ इसको। वो बच्चा देखो कैसा उदास लग रहा है, उसका रिजल्ट आया आज बोर्ड का, उसका रिजल्ट आया, स्कूल का रिजल्ट आया, बेचारा बहुत परेशान है। उसको किसी ने यही वाला मंत्र दिया जो मैंने तुम्हें अभी दिया। वो सोचते हुए जा रहा है यस आई कैन डू इट। एक बार बोला यस आई कैन डू इट, उसका कंधा ऊंचा हो गया। दूसरी तीसरी बार जब बोला कि हाँ आई विल डू इट, उसके बाद बोला चलो अब कर ही देते हैं। देखो तो हमेशा ये मन में रखो कि आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, एंड स्टार्ट डूइंग इट। स्टार्ट डूइंग इट नाउ, टुडे। आज से पढ़ना शुरू करो एंड फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स। जीवन के महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना सीखो। तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट बाय डेफिनेशन तुम्हारा प्राइमरी काम पढ़ना है, बाकी सारे काम सेकेंडरी हैं। आज की पढ़ाई आज होनी चाहिए, आज की पढ़ाई आज होनी ही चाहिए, उसके बाद ही कोई दूसरा काम तुम करोगे। राजा रामचंद्र जी राज परिवार में पैदा हुए थे, पर जब तुम्हारी उम्र के थे राजकुमार तो उनको भी जंगल में पढ़ने को भेज दिया गया था। कारण क्या है जानते हो? इस उम्र में तुम सबसे ज्यादा तेजी से चीजों को सीख सकते हो। इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सारा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। कुछ भी स्किल सीखो, ना पढ़ रहे हो तो कुछ खेलो, कुछ बजाओ, हर समय कुछ पॉजिटिव काम करो, कुछ सीखो। इस उम्र में तुम सबसे तेजी से सीख सकते हो, याद रखना। मेरी उम्र में पहुंच के नहीं सीख पाओगे। राजा रामचंद्र जिनको किसी चीज की कमी नहीं थी, उनको भी जंगल में पढ़ने को भेज दिया। तो हम और आप तो राजा हैं नहीं, हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मोबाइल को किनारे रखो, कंप्यूटर को छोड़ दो, किताबों से दोस्ती करो। अच्छा, एक वो स्लाइड डालना मैं भूल गया। किताबों की संख्या, किताबों की बिक्री का एक आंकड़ा था, मैं एकदम से मिस कर गया। मतलब अमेरिका में इतनी किताबें बिकती हैं कि तुम सोच ही नहीं सकते, उसके सामने इंडिया में 5% किताबें नहीं बिकती। यही वजह है कि हम इतना पीछे हैं, यही सच्चाई है। किताबों से नाता जोड़ो। इस समय तुम स्टूडेंट हो, प्राइमरी काम पढ़ाई है, ये ध्यान रखो। एंड बी कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन से मुकरो नहीं। टीआर कैट परीक्षा जरूर दो। ये मत सोचो कि इसमें मेरे मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा, अच्छे से तैयारी करके दो। ये पहली अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, बिल्कुल शामिल हो इसमें। देखो तो कि शहर के बच्चों में तुम्हारी स्थिति क्या है। हमारे आने वाले सेशन के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, ये 2 अक्टूबर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आप हमारे ऑफिस में आकर या फोन कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।